प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले तो इस कुंडली में पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ और हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह अपनी दशा काल में अशुभ और हमारे अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो ये विश्वास रखना चाहिए कि शुभ ग्रह जब एक्टिव होंगे या शुभ दशा जब आएगी तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। ये इस कुंडली की सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली में जन्म हुआ जातक का पंचांग, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो उस व्यक्ति को आरंभ से लेकर अंतिम तक मजबूत और कमज़ोर बनाता रहता है। जब कभी भी आप कुंडली का अध्ययन करते हैं, इस बात का बहुत ही मजबूती से पक्का कर लेना आवश्यक होगा कि उस व्यक्ति की कुंडली का पंचांग कैसा बना है। अगर उस व्यक्ति की कुंडली का पंचांग कमज़ोर बन रहा है तो निश्चित रूप से कुंडली के ग्रह भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी से परिणाम देंगे। आषाढ़ माह में जन्मे लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न और थोड़ा बहुत डर बैठा रहता है। गुरुवार वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी पापग्रह होते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, ये सब बलवान हो जाते हैं और इनके बलवान होने के कारण जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को चाहे जितनी भी परेशानी आती हो, पर अंततोगत्वा व्यक्ति विजय श्री को प्राप्त करता है और उसके पास धन रहता है। पैतृक संपत्ति भी उसके पास रह जाती है और वो धनवान भी बना रहता है। हाँ, इसमें जब दशा कमज़ोर चलेगी तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी तो देखने को मिलती ही है, पर वो सामान्य बात है। हमें उससे झेलने की आवश्यकता होती है या झेलने का साहस अपने अंदर बनाकर रखना चाहिए। विशाखा नक्षत्र, जिस पे इंद्र और अग्नि दोनों का प्रभाव होता है और ये कटु नक्षत्र में इसकी संज्ञा की गई है। वैसे तो ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र और अग्नि नाम के 2 देवता हैं। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैंने बात कही कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन जीने वाला बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति को फिर भी धन तो मिलता ही रहता है। विशाखा नक्षत्र में मैंने बात कही ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। इस हिसाब से आपको असगंध के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। शुभ योग में जन्मे होने से व्यक्ति सौभाग्यशाली भी होता है और अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कृत्य करने वाला भी होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में एक अलग तरीके की जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति होती है और उस जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति का नुकसान भी होते देखा जाता है। वो जल्दी से निर्णय लेने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा जहां एक तरफ आपके लिए लाभदायक हो रहे हैं, वहीं शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण मन में कई तरीके के प्रश्न बनने के कारण जीवन में छोटी मोटी परेशानियां, जैसे तमस तत्व की प्रधानता, और तमस तत्व की प्रधानता के कारण व्यक्ति के अंदर शुद्धता और सात्विकता का प्रभाव कम हो जाता है। उसे साफ सफाई से रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, जल्दी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, उद्वेगी स्वभाव को किनारे रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके सौम्य और अपने आप को मिलनसार और सबका आदर करने वाला बनना चाहिए। अब मैं कुंडली पे डायरेक्ट लेके आता हूँ, क्योंकि इधर उधर की बात करूंगा तो समय नष्ट होगा। लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना सूर्य के साथ, जो 12वें भाव के स्वामी हैं, और लग्न को लगा है शुभकर्त्री। इसका अर्थ इतना ही होता है कि लग्न के 12वें भाव में शुक्र बैठे और लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ गए, जहां चंद्र मंगल योग बना है। धन भाव के स्वामी 12वें भाव में और ये कुंडली है पुरुष की। इस हिसाब से कि जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्रदेव धनेश होकर के जाएंगे, मघा नक्षत्र में 10 अंश के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इस कुंडली के धन भाव के स्वामी होते हैं। नवांश कुंडली में भी वो 4 नंबर की राशि में बैठ रहे हैं। दशमांशा चक्र में वो 8 नंबर की राशि में जा रहे हैं, वृश्चिक राशि में शनि और शुक्र दोनों। इस वजह से व्यक्ति का जो यश होता है, उसका जो धन होता है, धन बचाना जिसे कहते हैं, और जो निश्चिंतता होती है, वो जीवन में देर से आती है।
इस कुंडली की कमजोरी मैं अगर पहले ही नंबर पे बता दूं तो कुंडली का केंद्र बिल्कुल खाली है, और कुंडली के केंद्र के खाली होने के कारण कुंडली को कमजोरी मिल जाती है। और अब हमें यहाँ बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता हो जाती है, अपने आप को बल देने की आवश्यकता हो जाती है। कुंडली में ग्रह भरे पड़े हों तो अच्छा होता है, केंद्र खाली हो जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है। और मैं तो ये बात भी कहता हूं कि पुरुष की कुंडली के लिए 12वें भाव में शुक्र का होना, मैंने अभी कल परसों ही अपने मेन चैनल पे इस विषय पे कार्यक्रम बनाया था, जिसमें ये बात कही थी कि शुक्रदेव अगर धन भाव के स्वामी होते हों, या अगर जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हों, तो व्यक्ति को ऋणी बना देते हैं। और खास करके कब? जब जन्म कुंडली में शनि मंगल राहु केतु की दशा चल जाए। यहाँ पे शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं, जहाँ का स्वामी चंद्रमा देखिए उच्च का है। तो शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन है, विवाह करने से सुख बढ़ेगा। गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं, शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। तो इस कुंडली के जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो चतुर्थ में पंचम में बैठे हैं, और पंचमेश जन्म कुंडली के तृतीय भाव में। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति को जो यश, जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान और जो धन विद्या बुद्धि विवेक जितना होना चाहिए, उसमें व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा। इस वजह से हमें अपनी वाणी को शुद्ध करना होगा, अपनी दिनचर्या को ठीक रखना होगा, हमारे कपड़े गंदे ना हो, हमारे दांत मैले कुचैले ना हो, हम समय पे सोना और समय पे जागना शुरू कर दें, माता और पिता का आदर करना शुरू कर दें, चतुर्थी का व्रत आरंभ करें। और अभी जो दशा चल रही है वो 2025 के अक्टूबर से 13 अक्टूबर से, कल से ही ये दशा बदली है। मैं आज वीडियो बना रहा हूं 14 तारीख को, तो पीछे एक दिन पहले, यानी कि शनि में गुरु का जो अंतर है वो आपकी कुंडली में अब अष्टम भाव में दोनों बैठे हैं। इस वजह से ये आने के साथ ही कई बार एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं दे जाते हैं। चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से हमें अपनी बीमारी का, या जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, या जो भी परेशानी हमें अभी हो रही है, इसका समुचित इलाज होना चाहिए। नहीं तो कई बार ये चोट या जो परेशानी है ये लंबा खिंच जाती है। दशमांसा चक्र में गुरु और बुध का केंद्र में होना ये व्यक्ति को व्यापारी वर्ग में शामिल करने वाला बना देते हैं। जबकि दशम स्थान में उच्च के सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति लक्ष्मीवान जरूर होगा। उसके जीवन का संघर्ष सिर्फ शनि के कारण हो रहा है। यहाँ भी शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ भी अष्टम भाव में बैठे हैं, और यहाँ भी वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ सिंपल है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो अष्टम भाव से संबंध बनाता हो तो आपकी समस्या को वो कई बार लंबा खींच देते हैं। इस वजह से हमें अब इंतजार कम से कम 2028 के अप्रैल का करना होगा, और सामान्यतया अभी हमें अपने ऊपर बहुत फोकस के साथ काम करने की आवश्यकता है। अभी ये जीवन को खड़ा करने का समय चल रहा है। अगर हम इसमें बहुत सारा व्यापार बदलें, बहुत सारे मित्र बदलें, बहुत जगह बदलें, स्थान बदलें, नौकरियां बदलें, तो समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। ये कुंडली खाने पीने का काम कर सकती है, आयुर्वेदिक चीज़ों का काम कर सकती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकती है, शेयर बाजार से संबंधित काम कर सकती है। हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत लाभ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एकादशवें भाव में राहु बुध और सूर्य के साथ बैठे हैं। धन भाव में चंद्रमा और मंगल व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से मजबूत बनाते हैं, पर व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा उसे लाभ होता नहीं है वो, पर लाभ नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उससे व्यक्ति को दिलचस्पी नहीं है। ऐसा पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा बढ़िया बने हैं, पर समस्या कुल मिलाकर के क्या हो जा रही है कि जन्म कुंडली का केंद्र खाली है। और जन्म कुंडली का जब केंद्र खाली हो जाता है तो कई बार ये कई तरीके की समस्या देने वाला भी हो जाता है। शनि, मंगल, गुरु आदि जितने भी ग्रह हैं, उनमें से पंचम भाव पंचमेश अष्टम भाव का संबंध बना रहे हैं। पंचमेश अष्टम भाव में, पंचमेश त्रिक भाव में, पंचमेश अष्टम भाव में यहाँ शनि और शुक्र बैठे हैं, जो वो कई बार व्यक्ति के गलत निर्णयों के कारण बन जाते हैं या कारक बन जाते हैं। यहाँ पे केतु बैठे हैं, जो व्यक्ति के भाग्य में अवरोध देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी होकर के उच्च के बैठे हैं, और इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में उच्च का है। इसका अर्थ है कि दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक अच्छी खासी प्रगति और एक अच्छा खासा ग्रोथ कह सकते हैं। पर फिर भी मैं पूरे होश में 2-3 बात कह रहा हूं। मंगल की दशा, बुध की दशा, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली में, और इसमें गुरु को भी शामिल करिए, तो सूर्य, मंगल,
सूर्य, मंगल, शनि, चंद्रमा और बुध की दशा इस कुंडली में अच्छी जाएगी। और एक बात और है, अगर वो कमज़ोर कभी जा रहे हैं, तो इस कुंडली में शनि जो हैं वो दशमांसा चक्र में करियर के लिए थोड़े कमज़ोर जा रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा में करियर की कमज़ोरी देखने को मिलेगी। नक्षत्रों पे अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले विचार करिए तो लग्न का मान 8 अंश 50 कला का बना है। ये प्रबुद्ध लग्न है, ऐसा कोई कमज़ोर लग्न नहीं है, युवावस्था का लग्न मानेंगे। थोड़ा और बढ़ जाता तो और अच्छी बात होती। और लग्न के अधिपति लाभ भाव में बैठे हैं शत्रु की राशि में। पर सिद्धांत यही कहता है कि चाहे कोई भी ग्रह लग्नेश हो, अगर एकादशवें भाव में बैठता हो और गुरु अगर लग्नेश होते हो, गुरु को छोड़ करके अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश बनता हो और अगर वो एकादशवें भाव में बैठ रहा है, तो ये अच्छी बात है। इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि इस लग्न को शुभकर्त्री लगा है, जिसका अर्थ ये होता है कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम ईश्वर के ऊपर विश्वास करके करते जाइए। निश्चित रूप से व्यक्ति धनवान होगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। पर जैसे जैसे उसके जीवन में लोगों के भाग्य जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो एक बेहतरीन इंसान बनता जाएगा। धन के मामले में, ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में, निर्णय के मामले में कुंडली आरंभ में कमजोर है, पर बाद में चल करके निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी। 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं पुरुष की कुंडली में, ये व्यय ज्यादा दे देते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं 5 अंश के, इस आधार पर पत्नी का सुख मिलता है। सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे तो उन पे केतु का प्रभाव है। हालांकि वो एकादशवें भाव में बैठ करके आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करा रहे हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, जो कई बार व्यक्ति को रोगी और किसी न किसी समस्या से व्यक्ति को ग्रसित रखने वाला बना देते हैं। 25 अंश के बैठे हैं। मंगल 12 अंश के स्वाति नक्षत्र में और राहु और केतु के केंद्र में होने के कारण कुंडली को बल और विस्तार नहीं मिल पाता है। हालांकि जन्म कुंडली के धन भाव में लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं और साथ ही साथ अष्टमेश के साथ बैठे हैं, तो कई बार ये मंगल देव अच्छे तो हैं, पर सामान्यतः कई बार ये गलत निर्णय या दिमाग में बड़े ही उलट पुलट जाने वाले विचार, बार बार बदलने वाले विचार भी डाल रहे हैं। उस मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के 5वें भाव पे है। सूर्य, बुध और शनि का भी प्रभाव है। जन्म कुंडली का 5वां भाव बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि झेल रहा है, जैसे मंगल की चौथी केतु बैठे हैं, शनि की 10वीं, सूर्य, बुध और राहु की भी 7वीं दृष्टि झेल रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के 5वें भाव के स्वामी अगर पंचम को देख रहे हैं तो ये अच्छी बात है, पर सामान्यतः ये एक पापक ग्रह होते हैं और पापक ग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे जाना दूषित परिणाम देता है। और उस भाव पे बहुत सारे ग्रह की दृष्टि पड़ जाने के कारण, चूंकि पंचम भाव परिणाम का होता है, इस वजह से परिणामों में एक छत विछत उत्पन्न करने वाली या छत विछत स्थिति पैदा करने वाली बात बन जाती है। क्योंकि जब किसी भी भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से उस प्रभाव में कमजोरी भी देखने को मिलती है। और ऐसा हमारे आचार्य पाराशर जी भी कहते हैं और जैमिनी भी कहते हैं। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में जो मंगलदेव बैठे हैं वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उग्र और संशयों में रहने वाला भी बना देते हैं। उसका आत्मविश्वास कई बार टकरा जाता है अपनी परिस्थितियों से और हार भी जाता है। बुधदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में सूर्य के साथ। इस अवस्था में चूंकि शनि अगर नीच के नहीं होते, जिनका नीच भंग गुरु और शनि के कारण, मंगल के कारण हो रहा है, पर बुधदेव अगर पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं और अगर सूर्यदेव शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, नवमांश कुंडली में जाकर के वो उच्च के हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका नीच भंग हो रहा है। पर फिर भी हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि बुध जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति लग्न कुंडली में कमजोर है। हालांकि अपने कारक क्षेत्र में बैठे हैं, इस वजह से वो लगभग कुछ न कुछ परिणाम अच्छा दे देंगे, पर उनमें एक कमजोरी ये रहेगी कि वो आपकी समस्या को बड़ा लंबा खींच देते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो बुध जो है वो ठीक है। देवगुरु बृहस्पति थोड़े बहुत मानसिक तनाव में दे रहे हैं, हालांकि वो फिर भी मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा, लेकिन ये कुंडली व्यापार में ही सफल होगी, इसमें 100% ये बात सिद्ध हो रही है। शुक्रदेव चूंकि 12वें भाव में है, मघा नक्षत्र में है, इस वजह से व्यक्ति का व्यय उसे कंफ्यूज करेगा और बार बार उसके ऊपर ऐसा दबाव डालेगा जिससे वो वर्तमान स्थिति से व्यक्ति परेशान सा हो जाता है, या परिस्थिति से उसका जो जीवन में स्थितियां बनती हैं, उसके जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें वो टकराता हुआ उसका आत्मविश्वास नुकसान में जाता है। धन की हानि,
आर्थिक पक्ष कमज़ोर। जब जब अपने आप को मजबूत बनाना चाहें तब तब कोई ना कोई विषम परिस्थितियों से सामना व्यक्ति का होता रहता है। शनिदेव आपकी कुंडली में उच्च के नवमांश चक्र में होने के कारण उनका नीच भंग हो जा रहा है, लेकिन वापस यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठने, केतु से दृष्ट होने और गुरु से प्रभावित होने के कारण, गुरु से प्रभावित हैं इस वजह से अच्छे हैं, पर शुक्र का प्रभाव यहाँ पे ठीक होगा, पर ये दोनों ही ग्रह थोड़े बहुत रुग्ण होकर के परिणाम करेंगे, ऐसी बात है। नक्षत्र इस कुंडली में विशाखा, जो जातक को दान पुण्य विशाखा नक्षत्र में करना चाहिए। सूर्य को अर्घ आदित्याय नमः का जप भी करना चाहिए। नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ भगवान शिव के शिवलिंग के सामने करना चाहिए। इसके साथ साथ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत आरंभ करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विवाह आदि का योग आपकी कुंडली में 2025 के अभी से ही, अक्टूबर से ही आ गया है। तुला राशि तुला लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों से भी, जातिकाओं से भी विवाह किया जा सकता है। पूरब दिशा में विवाह उत्तम रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है शुक्र सिंह राशि में। पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ जाना बहुत ज़्यादा उत्तम या अच्छा पक्ष रहेगा। केंद्र खाली है, इस वजह से कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ मैं, क्योंकि कुंडली में जो थर्स्ट कैपेसिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है अगर कुंडली का केंद्र बल कमज़ोर होता है। तो इस अवस्था में कई बार व्यक्ति के जीवन में कुंडली जब जब आगे बढ़ना चाहती है वैसे वैसे निकट नज़दीक से आकर के जीवन की विषम परिस्थितियाँ आपको धोखा दे जाती हैं या से सामना करना पड़ता है। कारोबार व्यापार का योग बहुत अच्छा बना है। यहाँ भी लग्न के अधिपति 12वें भाव में बैठे हैं। सूर्य उच्च के बैठ रहे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के गुरु उच्च के हैं, और यहाँ पे मंगल जन्म कुंडली में दशमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे दशम भाव के स्वामी अष्टम में, लग्न के स्वामी 12वें और जन्म कुंडली में 6वें भाव के स्वामी लग्न में आ गए, अष्टम भाव के स्वामी पंचम में आ गए। इस वजह से कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति बनती है, पर फिर भी यहाँ गुरु और बुध आपको व्यापारिक बना रहे हैं। लग्नेश 12वें भाव में है, इस वजह से एक बार में सफल व्यक्ति नहीं होगा। धीरे 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 उसके सफलता के मार्ग खुलते हैं। ये कुंडली लग्न के अधिपति 11वें भाव में बैठे हैं और धन के अधिपति भी 12वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से महत्वाकांक्षा तो है और वो पूरी भी होगी, क्योंकि 11वां भाव यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव को देख रहे हैं, यहाँ भी 11वें भाव के स्वामी धन भाव में देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा तुला राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होगा। उसको अभी अपने आप को बना करके रखने की आवश्यकता है, जरा भी संशय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु और शनि का एक साथ बैठना ये गुरु के प्रभाव को कमज़ोर करेगा। यहाँ पे बुध और शनि का एक साथ बैठना, ये दोनों परस्पर मित्र हैं जो अच्छी स्थिति बना के बैठे हैं, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी के साथ शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है ये लगभग ठीक वाली बात होगी। नवमांसा चक्र इस कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसमें ये बात निकल करके सामने आती है कि कुंडली श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेगी और दशाएं लगभग अच्छा परिणाम दे सकती हैं। मैं नक्षत्रों पे बात कर रहा था, दशाओं पे, तो पुष्य नक्षत्र भी अच्छा है, भरणी भी ठीक है, श्रवण भी ठीक रहेगा, पुनर्वसु भी ठीक है। ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। चोट चपेट की घटनाएं अभी 2028 के अप्रैल तक हैं, लेकिन बुध की दशा आने वाली है 2028 के अप्रैल के बाद। बुध की दशा में व्यापार अच्छा चले, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम बहुत अच्छा रहेगा। दरअसल इस कुंडली में समस्या एक चीज़ और भी है कि जब आप अंश बल में देखेंगे तो सूर्य बैठे हैं 5 अंश के मृतप्राय और चंद्रमा बैठे हैं 25 अंश के, ये भी मृतप्राय हैं। तो कुंडली के जब 2 प्रकाशक ग्रह जन्म कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं तो उनकी रोशनी कम होने के कारण कुंडली के बाकी ग्रह भी कहीं ना कहीं कमज़ोर निर्णय देने लगते हैं। लेकिन बुध की दशा आपकी कुंडली में अच्छी जाएगी, हम इस पे विश्वास रख सकते हैं। बुध की दशा में भवन भूमि वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। बुध की दशा में इस कुंडली में संतान और ससुराल से सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। उसी बुध की दशा में भाग्य का लाभ भी बढ़ने वाला दिखाई दे रहा है। बुध की दशा में भवन भूमि के साथ साथ संतान पक्ष अच्छा रहेगा। माता पिता के लिए बुध 100% तो नहीं पर सामान्यतः ठीक ठाक रहने वाले हैं। परिवार से सुख उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पर भाइयों का सपोर्ट इस कुंडली में लगभग सामान्यतः छोटे स्तर पे मिल सकता है।
मंगल और बुध 100% परिणाम कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र 50%, शनि देव जन्म कुंडली में 25%, जबकि राहु और केतु आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं। एक बात और भी समझनी होगी, इस कुंडली का जो बल है वो सिर्फ कमजोर हो रहा है इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली का केंद्र खाली है। जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में 25 अंश के चंद्रमा लाभेश बने हैं, नवांश चक्र में वो उच्च के जा रहे हैं, उसका अधिपति उनसे परिवर्तन भी कर रहा है। इस वजह से इस कुंडली में चंद्रमा और शुक्र परस्पर आपस में संबंधित होने के कारण लगभग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन शुक्र व्यय तो दे रहे हैं। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी की बात करते हैं तो जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी अपने से 4 घर आगे बैठे हैं, जो व्यक्ति को बहुत अच्छा सुख देते हैं। पर नवांश चक्र में वो जाकर के वापस व्यय में जा रहे हैं, इस वजह से व्यय भी दे रहे हैं। मतलब आमदनी के साथ व्यय का होना इस कुंडली को ऐसा दिखा रहा है। दशमांसा चक्र के आधार पर आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का सुख और व्यापार से धन कमाना और देर से अपने कारोबार को सेटल करना, ऐसा इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? बुध के बाद मतलब इस कुंडली में अगर होरा चक्र के आधार पर बात करते हैं तो सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा लगभग अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं, जबकि गुरु, शुक्र, मंगल, राहु और केतु परेशानी और कठिनाइयों को देने वाले बन रहे हैं। माता और पिता के लिए गुरु की दशा और चंद्रमा की दशा, शुक्र और शनि की दशा अच्छी रहेगी, जबकि सूर्य की दशा छोटे मोटे परेशानियों के साथ माता पिता को परेशान कर सकती है। संतान के लिए आपको सावधान होना होगा मंगल की दशा में, केतु की दशा में और शनि की दशा में। पूजा पाठ में इस कुंडली का मन लगता तो है, पर सामान्यतया वो व्यक्ति सोचता ही रह जाता है कि ये ठीक हो जाएगा तब शुरू करेंगे, ये ठीक हो जाएगा तब शुरू करेंगे। बहुत ही इमोशनल कुंडली होने के कारण कई बार मित्र और रिश्तेदार लाभ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में अगर मैं विचार करता हूं तो लगभग कमज़ोर या ना के बराबर है। व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हमारे पैतृक संपत्ति से हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हम अपने मेहनत पे विश्वास करें, हम उसी के बल पे सफल होंगे। पर ये कुंडली अपने नाम पे संपत्ति छोड़ के जाएगी, ये बात पक्की है। नौकरी और पढ़ाई के बाद अच्छे जगह पे सेटल हो जाना इस कुंडली को थोड़ा परेशान करेगा। अपने घर के आसपास ही रहने का योग ज़्यादा लगा हुआ है। पिता से मतभेद ना करें, क्योंकि गुरु लगभग ऐसा ही करा रहे हैं। नौकरी और व्यापार में कई बार हालांकि नौकरी का योग अष्टक वर्ग के आधार पर दिखाई दे रहा है और द्वितीय भाव भी चंद्रमा मंगल का प्रभाव बढ़िया दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी हालांकि एक बात और भी है, चंद्रमा की स्थिति, शुक्र की स्थिति, चंद्रमा मंगल और गुरु शनि का प्रभाव जो बन रहा है उसके आधार पर व्यक्ति की कुंडली में नौकरी का योग लगा हुआ है। तो कई बार आप ITI वगैरह कर रहे हों या फिर टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपने बनाया हुआ है तो आप उस क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। पर नौकरी प्राइवेट नहीं, सरकारी या तो फिर अपना कारोबार। भाग्य का सुख इस कुंडली में लगभग सामान्यतः ठीक ठाक है, पर इस कुंडली का स्वास्थ्य गड़बड़ है, पाचन तंत्र गड़बड़ है और कई बार व्यक्ति को हड्डियों के टूटने का खतरा भी दिखाई दे रहा है। गुरु शनि आए हैं, इस वजह से अभी हमें 2028 के अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का निरंतर रूप से ध्यान रखना ही होगा। सामाजिक छवि इस कुंडली की सामान्यतः ठीक ठाक है, जबकि ये कुंडली अपने बल पे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर जाएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हाँ, अगर आप ऋण में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। मतलब सामान्यतः आप ऋण में रहेंगे और ऋण चुका देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने हिम्मत से ज़्यादा ऋण लेना आपको ऋणी भी बना सकता है। क्लियर है? अंक आपकी कुंडली के लिए 4 और 7 अच्छा रहेगा। राशियां मकर और वृश्चिक की अच्छी रहेंगी और धन कमाने के लिए मैंने बात बता रखी है। इतनी सारी चीज़ें हैं। चतुर्थी का व्रत और एक पन्ना इस कुंडली को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।